नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में। बिल्कुल फैक्ट हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का बकवास नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो आर्थिक समीक्षा की जो कुछ मुख्य बातें हैं, सबसे पहले ये 31 जनवरी 2023 को संसद में पेश की गई केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है। अब इन वित्त वर्ष जो 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। जो आपको ये ध्यान रखने वाला है कि हाँ, 2024 में जीडीपी जो 6 से 6.8 तक रहेगी। और बात करते हैं एमएसएमई क्षेत्र के लिए, तो यहाँ जो कुल ऋण की वृद्धि है वो जनवरी और नवंबर 2022 की अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पे 30.6% से भी अधिक रही है, 30.6 से अधिक रही है, ये भी पॉइंट है। घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेज़ी से हो रहे पंजीकरण में, इसमें क्या लगा कि इनको रोजगार सृजन हो रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी भविष्य निधि है उसमें तेज़ी से पंजीकरण हो रहे हैं। और जिससे पता लगाया गया कि ये घटती शहरी बेरोजगारी है कि शहर में बेरोजगारों की संख्या कम हो रही है, ये चीज़ है। और दूसरा है, अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रत्यक्ष कर और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। ये कुछ मेन बातें हैं। अब बात करते हैं कि जीएसटी अब केंद्र और राज्य सरकारों का एक अहम स्रोत बन गया है। जीएसटी है, आपका राज्य सरकार है या केंद्र है, दोनों का सबसे एक अहम बन गया, जिससे वो ज़्यादा कर वसूल रहे हैं। ये इससे जारी होता है कि जैसे अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी जो संग्रह हुआ था, उसमें वार्षिक आधार पर 24.8% की वृद्धि देखी गई है। ये इतनी वृद्धि हुई है जिससे लगता है कि जीएसटी जो है केंद्र और राज्य का दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्सा बन गया है। ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और जो बात होती है पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय में 2009 की बात करें तो उसमें 2009 से वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2020 तक, इतने लंबे समय की बात करें तो उसमें जो 1.7% की आपका पूंजीगत जो व्यय रहा था, वो 2022 के वित्त वर्ष में जीडीपी का 2.5% हो गया। ये जो चीज़ है आपको ध्यान देनी है पूंजीगत व्यय में। मौद्रिक प्रबंध और वित्तीय मध्यस्थता, इसके हिसाब से जो वर्ष था वो बहुत अच्छा साबित हुआ। आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति को क्या किया था, सशक्त बनाना शुरू कर दिया था। और उसने इसमें रेपो रेट में करीब 225 आधार बिंदु की वृद्धि की थी, जिससे जो अधिशेष तरलता थी उसमें कमी आई थी। बैलेंस शीट को अच्छा बनाया था, जो डेबिट और क्रेडिट था, जिससे क्या हुआ, जो वित्तीय संस्थान थे उनके ऋणों में क्या हुआ, वृद्धि हुई थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जो एससीबी होते हैं, जो उनका गैर खाद्य ऋण था, वो 2022 से ही लगातार बढ़ रहा था। और गैर वित्तीय कंपनियों की बात करें, जो एनबीएफसी और छोटी छोटी बैंकिंग होती हैं जो कम पैसे उधार देती है, तो उनका जो कर्ज वितरण था, कर्ज देने की क्षमता थी, वो बढ़ी। ठीक है। तो जो बाकी जो आपके फिर से जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे, एससीबी का जो सकल एनपीए था, जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति थी, उनका अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर 5.0 पर आ गया। पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात की बात करें, जिससे जो सीआरआर होता है वो 16 पॉइंट के उच्च स्तर पर बना हुआ है। दिवाला या दिवालिया संहिता जो है आईबीसी के जरिए एससीबी के लिए रिकवरी दर अन्य चैनलों की तुलना में वित्त वर्ष में सर्वाधिक रही कि लोन लेने वालों से रिकवरी ज़्यादा की गई। कीमतें एवं महंगाई सफलतापूर्वक संतुलन स्थापित करने में सरकार कामयाब रही। बात करते हैं इसमें, जहां एक और 3 दशकों से लंबे अंतराल के बाद भी जो विकसित देश थे उसमें महंगाई वापस देखने को मिली, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है 4 दशकों के बाद। और दूसरी ओर जो भारत है, मूल्य वृद्धि की सीमा बनी रही, मतलब इसमें भी पैसे जो है वो बनी रही। साथ में भारत में भी जितने भी विकसित देश थे, विकासशील देश थे, दोनों में महंगाई 4 दशक के बाद वृद्धि हुई थी। भारत में खुदरा महंगाई दर जो है अप्रैल 2022 में 7.8% हो गई थी। आरबीआई 6% की ऊपरी सीमा से अधिक थी, जो इसका जो अपना जो महंगाई दर थी उसके हिसाब से 6 पॉइंट अधिक थी। लेकिन भारत में लक्षित सीमा से बढ़ी हुई महंगाई के बावजूद जितनी भी सीमा थी, जो महंगाई भी बढ़ रही थी, उसके हिसाब से अगर दुनिया से तुलना की जाए भारत की, तो भारत में न्यूनतम स्तर पर रही। सरकार ने मूल्य वृद्धि को एक दायरे में रखने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई थी कि महंगाई कम से कम रहे, जो मूल्य वृद्धि कम हो। तो पेट्रोल और डीजल पर निर्यात शुल्क में कई चरणों में कटौती की गई। डीजल पेट्रोल के रेट को कम किया गया, बराबर रहे। प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, आयात पर शून्य घटाया इन्होंने, आयात शुल्क तो घटाया, शून्य कर दिया, लेकिन लौह अयस्क और शांत निर्यात पर 30% से 50% कर दिया वृद्धि, ताकि निर्यात न होने पाए, आयात ज़्यादा हो जाए। कपास का आयात पर 14 अप्रैल 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक माफ़ कर दिया गया। ठीक है। एचएस कोड 1101 के तहत जो गेहूं उत्पादक पर निर्यात लगाया गया कि गेहूं का निर्यात नहीं कर सकते हैं, और चावल पर निर्यात पर शुल्क लगा दिया गया। कच्चे और परिशोधित पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चा सूरजमुखी तेल पर बुनियादी शुल्क में कमी की गई, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके।
सामाजिक अवसंरचना और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया। सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली यहाँ पे। अब बात करते हैं अगर स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का जो अनुमानित व्यय था वो वित्त वर्ष जो 2021 में हुआ था वो 1.6 था, और 2022 में जीडीपी का 2.2 था, और 2023 में 2.1 है। ये है स्वास्थ्य क्षेत्र पर दोनों का व्यय। अब बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र पे कितना इनका व्यय हुआ, तो 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपये था, और जो 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया इनका, ये सेवा क्षेत्र पे था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 जो थी उसके हिसाब से भारत में 41.5 करोड़ लोग 2005 और 6 और वर्ष 2019 के बीच गरीबी से उबर गए थे। इतने सारे लोग भारत में यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया जिसमें सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में सुशासन का जो उत्कृष्ट उदाहरण था वो सामने आया कि जो सुशासन था वहाँ तक पहुँचाया गया, जो दुर्गम क्षेत्र थे वहाँ पे। फिर है ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया था जिसमें असंगठित कामगार जो थे उनका एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक पंजीकरण हुए थे ई श्रम पोर्टल पे। जैम की बात करें तो जय मतलब जे से क्या हुआ जनधन, ए से क्या हुआ आधार, एम से क्या हुआ मोबाइल के साथ डीबीटी ने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ दिया, जिससे लोगों को सशक्त करते हुए पारदर्शी एवं उत्तरदायी गवर्नेंस में क्रांति की गई जनधन के हिसाब से इनकी सुरक्षा में। और बात करते हैं जो कोरोना में जो कोविड का प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था तो 2 अरब से अधिक उसमें उसके जरिए खुराक लगे और लोग पारदर्शी ढंग से इसमें भूमिका निभाई। किसने? आधार कार्ड ने। बेरोजगारी की दर की बात करें तो 2018-19 में 5.8% से घटकर 2020-21 में 4.2 रह गई। तो ये भी अपने आप में एक आंकड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 2022 में स्कूलों में सकल दाखिला अनुपात जो था GER वो क्या था कि 6 से जो 10 साल के जो बच्चे थे जो पढ़ने जाते हैं 1 से 5 तक की क्लास में, तो उनको क्या कहा गया कि जब वित्त वर्ष 2022 में था तो बालक और बालिकाओं दोनों का जो नामांकन था उसमें वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में खर्च जो था वो बढ़ा। वित्त वर्ष 2014 में 6.4.2 और 2019 में 48.2% जो था रह गया। तो सेवा क्षेत्र में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। बाल मृत्यु दर अगर हम बात करते हैं तो बाल मृत्यु दर में जो AMR होता है उसमें क्या हुआ, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं जिनको U5MR बोला गया, और जो नवजात शिशु मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई। मतलब जो शिशु मृत्यु दर थी, बाल मृत्यु दर थी, उसमें गिरावट महसूस की गई। इतना आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बात करते हैं आयुष्मान जो 6 जनवरी 2023 तक जो कोविड का टीका था वो 2020 करोड़ से अधिक लोगों को लग गया था 6 जनवरी 2023 तक। तो ये चीज़ काउंटेबल है कि हाँ जो 220 करोड़ थे उन लोगों को टीका लग चुका है। और आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 4 जनवरी 2023 तक लगभग 22 करोड़ अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया इसमें। और आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.5 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। तो 22 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। 1.54 लाख से अधिक जो संस्थान है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन की बात करें, जलवायु परिवर्तन जो है तो उसमें नेट जीरो का जो संकल्प है, भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो नेट जीरो संकल्प की योजना चालू की थी, ठीक है। तो 2070 तक जो है भारत नेट जीरो का संकल्प के साथ में ये शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करेगा। अब बात करते हैं अगर गैर जीवाश्म ईंधन की, तो उसमें 40% की जो क्षमता है उसको लक्ष्य प्राप्त करना था उसको 2030 तक। और ये जो 40% की जो बिजली क्षमता थी, अधिष्ठापित बिजली क्षमता, उसका इन्होंने 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन का 40% जो क्षमता है वो पहले इन्होंने क्षमता हासिल कर ली इंडिया ने। अब अगर बात करते हैं कितना किया तो 2030 तक करीब 500 GW से अधिक हो जाएगी अगर 2030 तक पहुंचेंगे तब तक। और अभी जो चल रहा है 2023 तो हमने 40% जो है जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 2014-15, 2029-30 तक औसत जो उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी करीब 29% की। उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 45% उत्सर्जन कम कर देगा। और 2030 तक लगभग 50% जो है संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षेत्रों से हासिल होगी। ये चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी है कि 2030 से पहले लक्षित 40% की जो क्षमता है वो हमने पहले प्राप्त कर ली है, और 2030 तक जो है हम गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा है वो कर लेंगे 50%, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क SGRB नवंबर 2022 में जारी किए गए, ठीक है। RBI ने 4000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क 2 किस्तों में इसकी नीलामी की थी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि भारत जो है 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आपको 2047 ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है।
वर्ष 2023 तक कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की जो उत्पादन क्षमता है उसको विकसित किया जाएगा। और 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन की आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कटौती की जाएगी। 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे इस क्षेत्र में। और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 125 डब्ल्यू की वृद्धि की जाएगी, GW की वृद्धि होगी। और जो GHG है, GHG क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 GMT की कमी की जाएगी। तो ये है आपका राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन के बारे में टारगेट। और फिर है आपका अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता, जो कि राष्ट्रीय सौर मिशन का एक अहम हिस्सा है, पैमाना है ऊर्जा का नापने का। तो इसमें जो अक्टूबर 2022 तक है वो 61.6 GW, ठीक है, गीगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त दर्ज की गई है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक पसंदीदा देश बनता जा रहा है भारत। 7 वर्षों के अंतराल में निवेश 78.1 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है हमारे भारत देश में। सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं तो उसमें जो आवास है 62.8 लाख व्यक्तिगत घरेलू और शौचालय बनाए गए, 62 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ अगर 2022 तक। तो ये भी आपको डेटा पूरा कन्फर्म लिख के याद रखना है। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन की बात करें तो इसमें जो है कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3% बढ़ा है। मतलब जो कृषि क्षेत्र में जो निजी निवेश हुआ है वो 9.3% बढ़ोतरी हुई है। और 2021-22 की बात करें तो कृषि क्षेत्र में संस्थागत जो ऋण है वो 18.6 लाख करोड़ हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। 2021-22 में ये बढ़कर 315.7 मिलियन टन हो गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, उसके तहत 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। योजना के तहत अप्रैल जुलाई 2022-23 में भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया था, जो अपने आप में एक बढ़िया डेटा है। कृषि अवसंरचना निधि की बात अगर करते हैं तो उसमें के फसल के पश्चात जो समर्थन और सामुदायिक खेती उसके ऊपर 13,681 करोड़ रुपये मंजूर किए गए सरकार के द्वारा। और जो इनाम जो योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो इनाम है, उसके तहत 1.74 करोड़ किसान और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन जो प्रतिस्पर्धा पारदर्शी निविदा जो ठेका था वो दिया गया, लागू किया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें PKVY की, तो उसमें किसान जो है उत्पादक संगठन जो है उनके माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की बात अगर करते हैं तो आपको पता है 2023 जो है वो रोजगार अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये है पार्ट 1 और मिलते हैं पार्ट 2 में। और तब तक इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।